अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो आपकी फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं आपसे करना चाहती हूँ। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाता है, वेक्टर्स समझ आ जाते हैं, तो आपको 50% जो फिज़िक्स है वो आपको समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको वेक्टर्स का ही शुरू से आइडिया नहीं होता कि वेक्टर्स क्या हैं और इनकी पहचान किस तरह से की जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ, इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि फ़िज़िक्स को आसान बनाना, फ़िज़िक्स को समझाना, फ़िज़िक्स को किस तरह से आसानी से आपने अपने जहन में याद रखना है, इसको आप कंसेप्ट्स कैसे क्लियर करने हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, कभी भी फ़िज़िक्स को रट्टा लगाने की कोशिश ना करें। जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ें, तो आपको भूलेगा ही नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अब जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो इसमें आप साथ जुड़े रहिएगा। आपने इसकी डेफिनेशन की हद तक तो डिफरेंस समझा हुआ होगा वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में, लेकिन आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल अपने पास रखें और साथ साथ लेक्चर नोट भी करते जाएँ और इम्पॉर्टेंट बातों को भी अपने जहन में रखते जाएँ ऑब्जेक्टिव के हवाले से। तो चलते हैं अब अपने हम टॉपिक की तरफ। तो पहला हमारे पास वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसका आप लोगों को कंसेप्ट देना ज़रूरी है। तो बच्चों, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो इसकी एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं ये आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये मेरे पास एक बॉक्स है और बॉक्स की जो है मैं लेंथ भी मेज़र कर सकती हूँ, मैं हाइट भी मेज़र कर सकती हूँ, मैं इसकी विड्थ भी मेज़र कर सकती हूँ, मैं इसका वॉल्यूम भी मेज़र कर सकती हूँ, मैं इस बॉक्स का मास भी मेज़र कर सकती हूँ, मैं इस बॉक्स का एरिया भी मेज़र कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? फ़िज़िकल क्वांटिटी। इसको आपने जहन में रखना है कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये सारी, अब आपके पास ये एरिया हो गया, ये इस बॉक्स की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके आप लोग अपोजिट की तरफ जाएं तो हम लोग इसके कॉन्ट्रेरी नहीं जा सकते। यानी अब एक इंसान है, उसका गुस्सा आप मेज़र नहीं कर सकते, उसकी उदासी को आप मेज़र नहीं कर सकते, उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी को आप मेज़र नहीं कर सकते। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते वो क्या कहलाती हैं? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स थी। अब आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि बॉक्स को मेज़र करें, तो बॉक्स को आप मेज़र नहीं कर सकते। इसकी आप एरिया, लेंथ, विड्थ, मास वगैरह फाइंड कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसलिए इसकी लेंथ, एरिया, विड्थ, हाइट, मास, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जो हम चीज़ें मेज़र नहीं कर सकते, जिन क्वांटिटीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब हम लोग चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की तरफ। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बच्चों याद रखें, दो टाइप्स हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। तो स्केलर्स जो हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सिर्फ हम जब साइज़ की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर्स। और जिनकी हम डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों को मेज़र कर सकते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? वेक्टर्स। तो अब हम साइड बाय साइड इनको डिस्कस करते हैं। इस पेज पे तो जगह नहीं है, हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं ताकि आप इजीली इन दोनों में कंपैरिजन भी करते जाएं और डिफरेंस भी समझते जाएं और इनकी डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से अपने जहन में रखते जाएं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में कि क्या है स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन। तो चूँकि आपको पता है कि स्केलर्स हैं या वेक्टर्स हैं, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप हैं, तो डेफिनेशन लिखते हुए आपने ये लफ्ज़ लाजमी लिखने हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, ये बात आप लोगों ने समझनी है।
ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, उनके लिए मैग्नीट्यूड लफ्ज़ भी बड़ा मुश्किल वाला होता है कि इसका क्या मतलब है। और फिर दूसरी बात है इसकी डायरेक्शन। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, उनको हम लोग नाम देते हैं स्केलर्स का, और वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स। तो अब हम देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की एग्जांपल्स कि वो क्या हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए से बी की तरफ, और इनके दरमियान जो रास्ता है, जिस भी रास्ते से जाएं, रास्ता उसका जो फासला एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जाने में जितना फासला तय हो रहा है वो कितना है? 5 मीटर्स। तो 5 मीटर्स स्टूडेंट्स दरअसल क्या है? हम इसका साइज़ बता रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, साइज़ या फिर मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? स्केलर्स की। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा फासला जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो कहलाता है डिस्टेंस। तो आपके पास फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम लोग साइज़ के साथ साथ 2 पॉइंट्स के दरमियान तय करदा फासला तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो उस वक्त हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन होगी, तो हम इसमें मैग्नीट्यूड, साइज़ और साथ डायरेक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? वेक्टर्स की। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देखनी है। दूसरी एग्जांपल है इसकी जी, मेरे पास एक कोई भी बॉडी है जिसका मैस जो है वो 5 किलोग्राम्स है। फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक कोई भी मैंने बैग उठाया हुआ है, कुछ भी उठाया हुआ है, और इसका मैस कितना है? 5 किलोग्राम। तो ये मैंने साइज़ बता दिया। ये क्या बता दिया मैंने? इसका साइज़ बता दिया। तो ये मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो मैस मेरे पास क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी। मैस कौन सी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम लोग इसी तरह से बात करते हैं वेट की, तो वेट मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है W=mg। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है। तो वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास मैस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फिर इसकी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं जी। ये हो गया, अब मेरे पास एक गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है वो डिस्टेंस, इसकी स्पीड है जी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं इसका साइज़ बता रही हूँ। मुझे नहीं पता ये गाड़ी किस तरफ जा रही है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स, ये मैंने डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मुझे नहीं पता ये गाड़ी किस तरफ जा रही है। जिस भी तरफ जा रही है तो हमने इसको क्या कहना है कि ये हमारे पास जो इसकी ये 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसकी स्पीड है। ये यहाँ पे मैंने इसको गाड़ी को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। मुझे नहीं पता गाड़ी की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, तो ये मैं थर्ड एग्जांपल इसकी बता रही हूँ। लेकिन ये 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, तो इसको मैं क्या नाम दूँगी? स्पीड का। इसको स्टूडेंट्स क्या नाम दिया जाएगा? स्पीड का। लेकिन इसी के उसमें अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक गाड़ी जा रही है, और ये कहाँ से कहाँ जा रही है? ये जा रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब मैंने क्या बता दी? अब मैंने बता दिया 15 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है, और ये किधर जा रही है? टूवर्ड्स ईस्ट। तो इस वजह से अब इसमें मैं क्या बता रही हूँ? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स अब ये क्या बन जाएगी? स्पीड की बजाय इसको मैं क्या नाम दूंगी? वेलोसिटी का। इसको किसका नाम दिया जाएगा? वेलोसिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और एंड में हम सिर्फ इसकी एग्जांपल लिख देंगे। जस्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सब ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हैं स्केलर्स की सम एग्जांपल्स: डिस्टेंस, मैस, स्पीड,
टाइम, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कि अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक जग है, इसमें मैंने शरबत भरा हुआ है, तो ये जो जहाँ तक शरबत भरा हुआ है ये 1 लीटर शरबत है, तो ये इसका वॉल्यूम है। इसकी डायरेक्शन की मैं बात ही नहीं कर रही, सिर्फ मैं इसके साइज़ की बात कर रही हूँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसकी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो ये क्या होगी, स्केलर्स। और जिनकी हम डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी बता रहे हैं, तो वो क्या होंगी, वेक्टर्स। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया वेक्टर जो है दरअसल ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एरिया वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए ये हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या हर वो क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होती है। तो इस चीज़ को अब हम क्लियर करते हैं, जो कि आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। अब हम वेक्टर के एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं। आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर्स ही कहलाती हैं। लेकिन क्या हर वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही है? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ करंट की। अब करंट जो है, करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है आई, और ये मेरे पास, इसको मैं कैपिटल आई से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये मेरे पास कैपिटल आई करंट फ्लो करता हुआ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जो है ये करंट जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये करंट के पाथ्स मैंने डिवाइड कर दिए, एक I1 में डिवाइड हो गया, दूसरा I2 में। तो आप देखें स्टूडेंट्स, I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फ़र्ज़ करें ये करंट जो फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 एम्पेयर का करंट जो है अब आगे मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, डायरेक्शंस भी इसकी चेंज हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब हम करंट्स की बात करते हैं, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है, करंट जो है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स करंट जो है वो स्केलर है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो फिर ऐसा क्या डेफिनेशन को हम फॉलो करें कि हम लोग कहें कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो स्केलर्स होते हैं वो एडिशन के लिए सिंपल अरिथमेटिक रूल्स उनको अप्लाई किया जाता है ऐड करने के लिए। अब जिस तरह से ये आई है तो ये आई आपके पास आ जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, ये सिंपल हमने अरिथमेटिक रूल अप्लाई किया। या आपको 2 मैसेज दे दिए जाते हैं 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, और आपसे कहा जाता है इनको ऐड करें, तो आप सिंपल क्या करेंगे 4 + 5 लिख देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 किलोग्राम। तो टोटल आपने मैस फाइंड कर लिया सिंपल अलजेब्रा से। लेकिन जब हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन। तो इसको हम लोग जब भी ऐड करते हैं तो हमें ऐड करने के लिए स्पेशल लॉज जो हैं, स्पेशल रूल्स जो हैं एडिशन के, उनको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल हेड टू टेल रूल। कौन सा हम लॉ यूज़ करते हैं, हेड टू टेल रूल। तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, लेकिन अगर वो हेड टू टेल रूल या फिर स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रही है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, वेक्टर होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, सफिशिएंट कंडीशन। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, बेशक उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, तो जैसा कि हमने करंट के केस में यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम लोग स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करवाते हैं तो ये उस पर मुहर बन जाती है कि ये जी वेक्टर क्वांटिटी है।
उम्मीद है आपको इस जो कंडीशंस दो हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, इसका अच्छी तरह से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जब भी अब इसका जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हेड टू टेल रूल को भी डिस्कस करेंगे, एडिशंस जो हैं वो बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस ज़रूर होगा, लेकिन उसमें बताने, अब जस्ट मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही थी कि हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेशल रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि स्केलर्स के केस में हम फॉलो नहीं करते। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को लिखने का, जाहिर करने का जो दो तरीके हैं बच्चों, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है। तो इसके दो तरीके हैं, बोल्ड लेटर्स और दूसरा है एरो ऑन लेटर्स। तो जब हम बोल्ड लेटर्स लिखते हैं आपकी बुक्स में, आपके नोट्स में, आप लोग डिफरेंट जो भी प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें गौर करें कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनको बोल्ड करके लिखा होता है, मोटा करके लिखा होता है। जैसे ए, एफ, ए कोई भी वेक्टर है और एफ जो है वो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इनको जब मोटा करके बोल्ड करके लिखा होता है बुक्स और नोट्स वगैरह में, तो ये किसको जाहिर कर रहा होता है? वेक्टर्स को ही जाहिर कर रहा होता है। बच्चों ये किसको जाहिर कर रहा होता है? ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर्स को। ठीक है, अच्छा, तो ये वेक्टर्स के सिंबल हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। अब हम लोग दूसरा इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, आप जब अपने एग्ज़ाम्स वगैरह में बैठते हैं या आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं या आप क्लास वर्क करते हैं, टेस्ट देते हैं, उसमें आप लोग इस तरह से बोल्ड करके नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप बोल्ड करके लिखेंगे तो वो पेज की बैक साइड इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि आप नहीं उसको कर सकेंगे। तो इसमें फिर क्या किया जाता है कि सिंपल आपने लेटर लिख के उसके ऊपर एरो हेड लगा देना होता है। तो ये एरो हेड या इस तरीके से भी आप उसके नीचे बार लगा दें या उसके ऊपर बार लगा दें, ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं हैंड रिटन फॉर्म में। तो आप इसको फॉलो करते हैं वेक्टर्स को जाहिर करने के लिए। ये 3 डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, ये तो हो गया ना, ये एरो हेड के कोई भी वेक्टर अगर है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इसके लिए आपने एरो हेड लगा दिया ए वेक्टर। तो अगर ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो क्या फिर हम इस तरह से सिंबल यूज़ कर सकते हैं? या कोई वेक्टर अगर इस तरह से है तो क्या हम इस तरह से सिंबल यूज़ कर सकते हैं? और क्या हम इस तरह से सिंबल यूज़ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह का सिंबल यूज़ कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। आप लोगों ने जाहिर बिल्कुल इस तरीके से करना है, ए के ऊपर एरो हेड। लेकिन इन केसेस में क्या होगा, इनकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, साथ आप डायरेक्शन जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जिस तरह से अब यहाँ पे जो है वो टूवर्ड्स वेस्ट है, तो आप लोगों ने लिख देना है कि ए वेक्टर और साथ आप क्या लिख देंगे? वेस्ट डायरेक्शन। तो इससे आप जाहिर कर देंगे कि वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन जो है ये टूवर्ड्स वेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरो हेड की डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ये आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ गए हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, जब भी हम किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाएंगे तो किस तरह से ड्रॉ करके दिखाएंगे ये अब हम देखेंगे। तो इसमें याद रखें बच्चों कि ये हमारे पास जो वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्राफिकली, तो ये जो रेड डॉट यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ये है इसकी टेल ऑफ वेक्टर, और जहाँ पे मैंने एरो हेड ड्रॉ किया हुआ है ये इसका हेड ऑफ वेक्टर है। और ये जो लेंथ ऑफ जो हमारे पास लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये लेंथ ऑफ लाइन जो है ये दरअसल क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड। ये है लेंथ, तो ये इसकी क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो ये लेंथ ऑफ जो हमारे पास क्या है
इस लाइन को हम लोग मैग्नीट्यूड का नाम देंगे। और आपको पता है वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नीट्यूड तो हमने लेंथ ऑफ लाइन से जाहिर कर दिया और जो डायरेक्शन है वो हमने एरो हेड से रिप्रेजेंट कर दी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी, वेक्टर्स की। तो इसमें याद रखें कि टेल जो है वो हमेशा किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हेड जो है वो किसी भी वेक्टर का क्या होती है, एंडिंग पॉइंट होता है। और तीसरी बात होती है लेंथ ऑफ द लाइन, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं बच्चों, तो आपसे ये कहा जा सकता है कि 50 न्यूटन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, उसको ड्रॉ करें। तो अब आप 50 न्यूटन फोर्स को पेज पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक सूटेबल स्केल बनाएंगे, 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल पुट कर लेंगे और 50 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। इन डायरेक्शंस को बच्चों याद रखें, ये आपके पास टुवर्ड्स राइट ईस्ट होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट वेस्ट होता है, अपवर्ड नॉर्थ और डाउनवर्ड साउथ। तो आपने देखें कि यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड की जो है वो एक वेक्टर ड्रॉ किया है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, 5 सेंटीमीटर। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। एरो हेड की डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टेल है इसकी, और जो आपके पास ये है इसका हेड। तो हमने एक वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, एक फोर्स को ड्रॉ कर लिया, 50 न्यूटन फोर्स को। तो ये अहमियत है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात आ रही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को किस तरह से जाहिर करते हैं, तो हमने क्या करना है, अगर ये मेरे पास जिस तरह से फोर्स है तो सिंपल मैं F लिख दूंगी। तो ये F इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन, तो इसका मतलब है सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। लेकिन जब इसके ऊपर एरो हेड लगा दिया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये एक तरीका तो ये है इस मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का, ये क्या है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका है इसका कि अगर आपके पास F जो है वो इस तरह से है तो आप इसकी साइड्स पे क्या लगा दें, एक मॉडुलस का सिंबल लगा दें इस तरह से। तो ये मॉडुलस का सिंबल है दरअसल, मॉडुलस, इसको मॉड ऑफ F भी पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ F, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास जो है ये मॉडुलस, अगर आप गलती से फोर्स वेक्टर लिख बैठे हैं तो आपने साइड्स पे क्या कर देना है, एक मॉड का सिंबल लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वेक्टर की, ठीक है। तो आप लोगों ने मैग्नीट्यूड को जब जाहिर करना है तो सिर्फ साइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल आप एक लेटर भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर एरो हेड ना लगाएं, या अगर आप एरो हेड लगाते हैं तो साथ एक दो जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके दरमियान में लिखें उस वेक्टर के सिंबल को। तो फिर ये किसको जाहिर करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। तो बच्चों ये था आप लोगों का इसका टॉपिक, वेक्टर्स और स्केलर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन, उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस हमने डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट उसके साथ मिलेंगे आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।